हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को इतिहास का एक ऐसा काल पढ़ाऊंगा जिसमें हर एक बच्चों को दिक्कतें आती है और ये काल आपका दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। आज आपका इतिहास का क्लास है, हिस्ट्री क्लास। इसमें आपको प्रॉपर रूप से देखना है कि आपको इसमें करना क्या है। साउथ इंडियन हिस्ट्री में बच्चों को एक तो नाम अजीबोगरीब होता है जिस कारण से इनको दिक्कतें आती पढ़ने में। ठीक, तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है ना, कम समय में आपको मैं बेहतरीन जानकारी दूंगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भेजें, जिनको भी समझना आए उन तक भेजें, ताकि हर एक बच्चे को दक्षिण भारत के इतिहास में समस्या ना आए। एग्जाम में अक्सर जो है दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इतिहास से, तो अच्छा रहेगा कि आपको इतिहास में दिक्कतें ना आए। ये एक ऐसे इतिहास काल की बात है जिसमें संगम काल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, संगम काल एक ऐसा कालखंड है जिसमें तमिल भाषा में साहित्यों की रचना हुई थी। इसीलिए इस काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक, अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी इतिहास के कालखंड पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको हर्षवर्धन लास्ट टॉपिक पढ़ाया था। नॉर्थ इंडिया से लेकर मिड इंडिया तक आपको टोटली हिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है। आज आपका संगम काल का कालखंड है। संगम कालखंड 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहता है। 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक रहता है। संगम काल के दौरान 3 बड़े बड़े राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें चेर, चोल और पांड्य। इन सभी में से चोल सबसे महत्वपूर्ण रहा था। इन सबका लोकेशन केरला और तमिलनाडु तक ही सीमित रहा है। चोल राजाओं की बात करें तो चोल राजाओं का प्रतीक चिन्ह रहा है बाघ, वहीं पांड्य राजाओं के प्रतीक चिन्ह मछली, और चेरों का जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका धनुष। तो तीनों राजवंश के अपने अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। चोल राजवंश के राजाओं में सबसे फेमस राजा आपके हुए राजा प्रथम। राजा चोल जो थे काफी महत्वपूर्ण शासक थे। इसमें करिकल भी थे, राजा भी थे, राजेंद्र प्रथम थे। ठीक, ये सारे शासक इनमें थे। चोल शासकों ने ही सबसे पहली बार नौसेना तैयार की थी, मतलब अपनी नेवी तैयार कर ली थी उन्होंने। इनकी खुद की अपनी नेवी थी। मतलब नेवी मतलब नौसेना, जो जहाज लेकर के दूसरे देशों पर अटैक कर सके। तो चोल राजवंशों में हमने देखा कि जो राज प्रथम थे उन्होंने मालदीव और श्रीलंका पर अटैक किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राजवंश ने श्रीलंका और मालदीव के ऊपर आक्रमण किया था? तो चोल। राजा का नाम राजेंद्र प्रथम। चोल राजाओं ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि आज के समय में विश्व के अंदर सबसे बड़ा ग्रेनाइट का मंदिर है। उस मंदिर है ये आपका महाबलीपुरम में है, जो कि शिव भगवान के लिए फेमस है। और इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पांड्यों की इनकी इतनी चर्चा नहीं हुई है, पांड्य राजा की और चेर का इतना ज्यादा जिक्र नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। आपको हर एक टॉपिक को मैंने लिख रखा है और आराम से आपको नोट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसको 1 से 2 बार में आपको याद करना होगा। आप याद कर लेंगे, बेहतरीन रूप से आपको याद हो जाएगा और संगम काल आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका संगम काल। परिचय आपका है इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में कहा गया कि संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। तो क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि संगम का अर्थ क्या है? तो संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। सभा या सम्मेलन या समिति कहते हैं उसको। ठीक, संगम काल का संबंध 100 से ईस्वी से 300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसके बाद इसका दूसरा काल शुरू होता है 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच। संगम तमिल कवियों की सभा थी जिसमें तमिल साहित्यों की रचना की गई, जिसे संगम साहित्य के नाम से जानते हैं।
ठीक, थोड़ी दिक्कत लिखने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं थोड़ा कैमरे को सही कर दिया। ठीक, देखेंगे संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का संबंध 100 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक, संगम तमिल कवियों की एक सभा थी जिसमें तमिल साहित्यों की रचना हुई। इसे संगम साहित्य के नाम से जानते हैं, संगम लिटरेचर कहते हैं इसको। ठीक, संगम के अंदर संगम काल के दौरान 3 सम्मेलन हुए थे। उन तीनों के स्थान और अध्यक्ष दिए हुए, जैसे मैंने आपको करवाया था कि बौद्ध धर्म के सम्मेलन हुए थे। ठीक है, चौथी संगति हुई थी, तीसरी हुई थी, पहली हुई थी, तो 4 सम्मेलन हुए थे बौद्ध धर्म के। जैन धर्म के 2 हुए थे। इसी प्रकार से संगम साहित्य के लिए, संगम सम्मेलन के लिए 3 क्या हुए आपके सम्मेलन हुए थे। 3 सम्मेलन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, आप लोग लिखना बंद करेंगे, पहले आप पढ़ लेंगे, लिखने का आपको मौका मिल जाएगा, पूरा समझ लें। प्रथम सम्मेलन मदुरई में हुआ था। कहां पे? मदुरई। मदुरई कहां पे? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक, इसके अध्यक्ष अगस्त्य मुनि थे। आपको बताया था कि प्राचीन भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ था तो 2 ऋषि मुनि ने भारत के अंदर संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली थी। एक का नाम था गौतम राहुगढ़ और एक का नाम था अगस्त्य मुनि। गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत में संस्कृत सिखाना शुरू किया और अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में। वही कालखंड है। अब मदुरई में अगस्त्य मुनि ने पहला अध्यक्षता की। दूसरी संगति कपाटपुरम, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है और इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य मुनि थे। ठीक, तीसरे सम्मेलन की बात करें, ये भी आपका मदुरई में हुआ था, लेकिन अध्यक्ष यहां पर चेंज हुआ, न किक्कड़ थे। तो कई बार एग्जाम में अध्यक्ष से पूछता है, कई बार स्थान से पूछता है, तो आपको 2 चीजों को आपको कन्वर्ट करके ले चलना है। पहले सम्मेलन कहां पे? मदुरई, अध्यक्ष अगस्त्य मुनि। दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम, अध्यक्ष अगस्त्य मुनि। तीसरा सम्मेलन मदुरई, अध्यक्ष नक्कीकर। हो गया? बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि संगम काल की शुरुआत कैसे हुई और संगम के कितने सम्मेलन बुलाए गए। अब हम इसी को आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो देखेंगे कि प्रॉपर रूप से जो तीनों का जो राजवंश था वो कहां कहां था। ये पूरा एरिया आपका तमिलनाडु का था। ठीक है, तमिलनाडु का। ठीक, और ये हो गया आपका केरला। ठीक, तमिलनाडु के अंदर 2 राजवंश थे, एक चोल और एक आपका पांडे, और चेर हो गया आपका केरला के अंदर। अब देख लेंगे मैप से, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देख लेंगे कि चेर कहां पर थे, चोल कहां पर थे और पांडे राजा कहां पर थे। ठीक है, अब इसमें मैं लिख रखा हूं चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ, चेर के लिए धनुष प्रतीक चिन्ह था, इनका सिंबल था, और पांडे के लिए फिश मतलब मछली इनका क्या था, आपका सिंबल था। क्वेश्चन आजकल ट्विस्ट का बना है कि क्वेश्चन में साउथ इंडिया की हिस्ट्री से एग्जाम में देता है। ठीक, यूपीएससी तक के लेवल में पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 2023 वाले में, उसमें ऑलमोस्ट साउथ इंडिया के हिस्ट्री को भर दिया था। अब जो बच्चा साउथ इंडिया की हिस्ट्री को बारीकी से पढ़ा होगा वो कर लेगा, और इतने बड़े पटने यूपीएससी पढ़ने तो होगा नहीं, आपको ऑलमोस्ट जो है अपर लेवल तक पढ़ाया मैंने आपको, जहां से एग्जाम में पूछा आता है। ठीक, चोल की बात करें तो प्रमुख शासक करिकल थे। कौन थे? करिकल शासक थे। राजधानी इसकी कावेरीपट्टनम, कहां पे? तमिलनाडु में। ठीक है, राजधानी इसकी कावेरीपट्टनम। ठीक, श्रीलंका पर विजय प्राप्त उन्होंने किया था। चोल संगम वंश में सबसे महत्वपूर्ण वंशों में से एक था। ठीक, चोल क्या था? संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण वंश थे। चोल वंश का प्रतापी शासक राजा चोल थे। ठीक, देख लेंगे यहां पे लिखा हुआ है, सब मेंशन कर रखा है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। चोल संगम वंश में सबसे मोस्ट शासक, इंपोर्टेंट शासक रहे थे, और चोल वंश का प्रतापी शासक राजा चोल थे। राजा चोल। ठीक, यही आप बच्चों आपको कंफ्यूजन होता है कि राजा चोल, राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम। ठीक, तो इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो यहां आपको एक बार दोबारा रिपीट करेंगे इसको। चोल वंश, चोल के प्रमुख शासक करिकल थे, राजधानी कावेरीपट्टनम, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। चोल संगम वंश के सबसे महत्वपूर्ण वंश थे। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा चोल थे। इन्होंने ही
बृहदेश्वर मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है। इसके बाद चोल राजवंश के प्रमुख शासक करिकल, राजेंद्र प्रथम, राजराजा और राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र प्रथम जो थे, इन्होंने ही श्रीलंका और मालदीव पर कब्जा किया था। इन्होंने सबसे पहले, चोल राजाओं ने सबसे पहले नौसेना तैयार किया। क्या किया? नौसेना, अपनी नेवी तैयार कर ली। चोल शासकों ने श्रीलंका और मालदीव पर कब्जा कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका और मालदीव पर कब्जा किया। चोल राजाओं ने महाबलीपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। बृहदेश्वर मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। बहुत ही बारीक बारीक पॉइंट को निकाल के मैंने दिखाया, वही पॉइंट निकाला मैंने जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक। इसके बाद चेर और पांडे के लिए, चेर की बात करें तो चेर वंश का प्रतापी शासक सेन गुटरवन था। सेन गुटरवन, सेन गुटरवन एक ऐसा शासक जिन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत की। अब देखो, सेन गुटरवन एक ऐसा शासक जिन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पत्नी हमारे लिए भगवान के समान। ठीक। लेकिन मैं कहता हूं कि पत्नी एक ऐसी समस्या है, पत्नी एक ऐसी समस्या है जैसे एक क्रैश हुआ आपने समझा होगा, एक चीज देखा होगा कि अगर आपके लाइफ में पत्नी का आगमन हो रहा हो तो मान लो कि आप एक ऐसे प्लेन में सफर कर रहे हो जो क्रैश होने वाला है। ठीक। क्रैश होने की पूरी संभावना है और आप उसमें सफर कर रहे हो, कब क्रैश हो जाए पता नहीं चलेगा। ठीक। तो पत्नी मतलब एक ऐसा प्लेन जो क्रैश होने वाला है, मतलब पत्नी के आते ही आपके जीवन में सारे कष्ट आ जाएंगे, आपके हाथ पैर शून्य पड़ जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी लड़के शादी करते हैं, ठीक, वो शादी के दिन बहुत डांस करते हैं। उनको पता है कि आज चंद घंटों की खुशी जो है ना, ये खुशी आखिरी बार है, इसके बाद एक खुशी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए लड़के डांस करते खूब मजे से। तो इस राजा को सीखो। देखो, उन्होंने पत्नी पूजा शुरू कर दी, इनको नहीं पता कि प्लेन क्रैश होने वाला है। ठीक। तो ये चीज बहुत ज्यादा यूनिक है, ये बहुत ही गुप्त बातें थी, मैंने आपको बता दी। ठीक। शादी करोगे चल जाएगा पता कि प्लेन कैसे क्रैश होता है। पांडे राजा, पांडे राजवंश का उल्लेख इंडिका में मिलती है। पांडे राजाओं ने समुद्र की पूजा शुरू करनी शुरू, ये बढ़िया था। पांडे राजाओं ने समुद्र की पूजा, पत्नी की पूजा करता है भाई, पत्नी की पूजा करनी चीज है? पत्नी मतलब पता है ना, पत्नी मतलब एक तरह ऐसी चीज का नाम है जो आपके जीवन में आ गया तो कष्ट का पहाड़ टूट जाएगा। अपने जीवन में अगर आपके जीवन पूरी खुशी में चल रहा हो, बिल्कुल आप खुश हो जीवन में और चाहते हो कि जीवन में ना तहलका मच जाए, तो एक शादी कर लो। ठीक। शादी कर लो, देखो आपका जीवन पूरा पलट जाएगा। पांडे वंश की राजधानी मदुरा था। मदुरा मतलब वही तमिलनाडु के अंदर मदुरई पड़ता है, मदुरा। ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिल लोग मुर्गन देवता की पूजा करते हैं। मुर्गन, कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं, मुर्गन। ठीक है। तो ये आपका चोल डायनेस्टी था। आप लिखेंगे आराम से इसको और समझेंगे, जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो भी आराम से लिख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।